This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी इति लोके दिनांक 9 सप्टेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतः चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 लेपयित्वा तु दुग्धेन सैंधवं गलकीलनुत। तो दूध के साथ सैंधव, ये भी थोड़ा अजीब है। लेपयत भानु दुग्धेन, अरे बाप रे, इतने हिंदी में अलग भाषांतर, अलग पाठ है। तो भानु दुग्ध अगर है तो अर्क क्षीर है, अर्क क्षीर और सैंधव इसका लेप गलकील के लिए। अप्थ मुखरोगे ताप्यादि वट्टी, ताप्याभ्रत उत्थ कुनटी राजावर्त शिलाजतु बुग्गुलुर हरवीर्यंच मुखरोग निबर्हणम। हाँ, यहाँ पे है, दिख नहीं रही। तो ठीक है, हिंदी में दिख नहीं रही। ताप्या अभ्रत उत्थ कुनटी, कुनटी का मतलब क्या है देखना पड़ेगा। राजावर्त शिलाजतु गुगुलु और हरवीर्य यानी कि पारद। कुनटी मनशिला, हरवीर्यम पारदम, पारदा। ओके, तो इसका लेप करने से मुखरोग निबर्हणम इतना ही है, वो टी करके मुंह में रखनी है शायद।
महिषी मूत्र संपिष्टम लोह किट्टम क्षणम पचेत तेनलेपो निहंत्याशु गलरोगम सुदुस्साहम। तो मंडूर महिषी मूत्र संपिष्ट करके क्षणम पचेत, एक क्षण के लिए ही उसका पचन करे। थोड़ा गर्म करके गले के ऊपर लेप कर दे। तेल न लेपो निहंत्याशु गलरोगम सुदुस्सहम। ये थोड़ा आसान है वैसे। बनाकर रख सकते हैं और गर्म करके लेप करेंगे तो चलेगा। ये थायराइड के लिए शायद काम करेगा, कफ प्राधान्य अगर है तो। जलेन पेशयेत् तुल्यं कांचनी चित्रकम विषम सप्ताहं लेपयेत्तेन ह्यपच्चा गंडमालिका स्फुटन्ति नात्र संदेहाः स्फोटे लेपमिमं कुरु। लेप आगे अलग बताया क्या? निज द्रावेण संपिष्टम मुंडी मूल प्रलेपनात् गंडमाला क्षयं यान्ति तद्भवञ्च पिबेत् जलम। कांचनी चित्रकम विषम। कांचनी हल्दी या कांचनार की छाल, चित्रक तथा वत्सना विष संभाग, इन सबों को जल के साथ पीसकर लेप बनाए और अपची तथा गंडमाला के ऊपर लेप करें। इससे अपची तथा गंडमाला फूटकर बह जाती है। इन दोनों के फूट जाने पर गोरखमुंडी के क्वाथ के साथ गोरखमुंडी की जड़ को पीसकर लेप करें और गोरखमुंडी के जल को पान करें। इससे गंडमाला का व्रण नष्ट हो जाता है। ये थोड़ा आसान है। कांचनी का मतलब दो किया है, एक हरिद्रा या फिर कांचनार की छाल, दोनों ठीक है। अपच्य और गंडमालिका स्फुटन्ति नात्र संदेहा स्फोटे लेपमिमं कुरु। ये अगर फूट जाते हैं तो ये निज द्रावणे संपिष्ट मुंडी मूल प्रलेपनात् गंडमाला क्षयं यान्ति तद्भवञ्च पिबेत् जलम। वास्तव में ऐसा है थोड़ा सा कि लिम्फेडिनोपैथी काफी लोगों में दिखती है और कैंसर में तो ये कॉमन है इस प्रकार से। लेकिन वो फूटती है तो शायद उसका स्राव बह के ये स्प्रेड होने के चांसेस भी रहेंगे। दूसरा जो है वो कॉक्स के बारे में ऐसा हो सकता है कि ये गंडमाला वगैरह इस प्रकार से दिखते हैं और कुछ मरीजों में ये फूटते हैं फिर से निर्माण होते रहते हैं, फूटते हैं, इस प्रकार से चलता रहता है सिलसिला। तो एलोपैथी में तो अभी एंटी ट्यूबरकुलर देके इसमें फायदा होता है। लेकिन जिनको ये सूट नहीं होती दवा एंटी ट्यूबरकुलर या उससे कुछ दुष्परिणाम होते हैं या फिर वो लेना नहीं चाहते हैं, आयुर्वेद की दवा करना चाहते हैं, तो कांचनार गुग्गुल का प्रयोग काफी लोग करते हैं। और राजयक्ष्मा की चिकित्सा इसके साथ में होना ये जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। अगर इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है तो राजयक्ष्मा की चिकित्सा को भी साथ में जोड़ लेना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब कुछ लोगों में ये अनआइडेंटिफाइड लिम्फेडिनोपैथी कि उसका ओरिजिन क्या है, किस कारण से हो रही है, ये नहीं पता चलता, ऐसी भी बात हो सकती है। और खास करके कैंसर में तो ये लिम्फेडिनोपैथी काफी कॉमन इस प्रकार की है। तो एक दो जगह पर इसका लेप लगा के देख सकते हैं क्या होता है। ये फूटती नहीं है, अगर बैठ जाती है
तो हमारे लिए अच्छा रहेगा इस प्रकार से। और गोरख मुंडी का लेप लगाने के लिए बताया है, वो भी शायद हम प्रयोग में ला सकते हैं कि ये स्फोट होने के बाद लेप करने के लिए बताया है। तो स्फोट होने के पूर्व भी गंडमाला अगर क्षीण हो जाती है तो, और उसका पानी भी पीना है गोरखमुंडी का इस प्रकार का, तो गोरखमुंडी तो अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जहां स्फोट होने की आशंका नहीं रखते हैं वहां शायद ये बात हो सकती है। मेरे पास एक छोटा लड़का था 13-14 बरस का, उसको ऑटो इम्यून ये हिमोलिसिस इस प्रकार की शिकायत थी। हीमोग्लोबिन उसका कम होते होते 2 तक आ जाता था। ट्रांसफ्यूजन इसमें नहीं दे सकते, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार के लिए। तो 2-3 बार इस प्रकार के एपिसोड हुए और इसमें प्रमुख लक्षण ये इस प्रकार के लिम्फेडिनोपैथी ये होता था। 1-2 बार ये फूटे भी है और फिर उसकी व्रण जैसी चिकित्सा की गई, लेकिन अंत में वो डिटोरिएट होता गया और फिर एक करीबन 1 या 1.5 बरस के बाद उसकी मौत हो गई। वैसे एलोपैथी में इसके लिए करने लायक कुछ नहीं था। और 1-1.5 बरस तक तो अच्छे रिजल्ट्स मिले, सभी समय वो उसमें से फिर बाहर निकला इस प्रकार से। लेकिन लिम्फेडिनोपैथी थोड़ा सा बुखार और ब्लड कम हो जाना, ये 3 प्रधान लक्षण थे। और कभी अब्रालो देखे, कभी हिमेटोज्यूस देखे, कभी और कुछ इस प्रकार के दवाइयाँ ताप्यादिलो वगैरह तो चल ही रहा था। गौड़ारिष्ट योग भी दे रहा था उसको। तो इनसे हीमोग्लोबिन 2-3 बार बढ़ा, 2 से फिर से बढ़कर 11-12 हो गया इस प्रकार से। लेकिन एक 3 महीने के बाद फिर से डिक्लाइन आता और फिर से हीमोग्लोबिन कम हो जाता। तो ऑटो इम्यून हिमोलिसिस इस प्रकार का उसका डायग्नोसिस था एलोपैथी में। और एक बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की कोशिश की थी, तो वो और ही बीमार हो गया और फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए उसको 1 महीना 1.5 महीना लगा इस प्रकार से। तो एलोपैथी तो पूरी बंद की गई थी और मेरी ही दवा चल रही थी इस प्रकार से। तो जब लिम्फेडिनोपैथी होती है तो उसका 2 प्रकार का मतलब रहता है। एक, शरीर की प्रतिकार यंत्रणा काम कर रही है और उसमें उस तरीके से सूजन आती है। अगर इम्यूनिटी जीत जाती है तो सबसाइड हो जाता है, लक्षण भी सभी चले जाते हैं। लेकिन इम्यूनिटी अगर हार जाती है तो फिर ये सब बढ़ते हैं, बुखार बढ़ता है और कैंसर अगर है तो कैंसर बढ़ता है इस प्रकार से। तो एक तरीके से इस प्रकार की सूजन आना कुछ तरीके से अच्छा है, क्योंकि इम्यूनिटी कुछ तो काम कर रही है इस प्रकार से। वो जीतेगी कैसे इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल ऐसा है कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट बहुत ही कम मिलते हैं इसमें। एक तो कैंसर वाले मिलते हैं ज्यादा, नहीं तो अननोन ओरिजिन लिम्फेडिनोपैथी क्यों हो रही है ये पता नहीं इस प्रकार। ये ऑटोइम्यून हिमोलिसिस की एक ही केस मैंने देखी थी। लेकिन लिम्फेडिनोपैथी होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का सिलसिला दिखता है। तो गोरखमुंडी का लेप इस प्रकार के लिम्फेडिनोपैथी के लिए शुरू करे वो बेहतर ऑफ कैंसर पेशेंट्स में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो या फिर दूसरे किसी प्रकार के कैंसर हो, इसमें लिम्फेडिनोपैथी इस प्रकार की दिखाई देती है। और ये रक्तवाह स्रोतस का ही एक हिस्सा है। इसको वो रस में पकड़े या रक्त में पकड़े, ये एक संदेह की बात है।
लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का ही पूरा आयुर्वेद की दृष्टि से क्या विचार करना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अंतिमतः ये रक्त सर्कुलेशन का ही एक हिस्सा है, रक्त व स्रोतस का हिस्सा है एलोपैथी के हिसाब से। तो सूक्ष्म रक्तपाचक तो देते रहते हैं इसमें सभी कैंसर के मरीज में, लेकिन रसपाचक का भी मैंने प्रयोग करा है इस प्रकार से। तो मेरी पत्नी का है ये, लेकिन बुखार अभी उतर गया है, लेकिन खांसी फिर भी है। ब्रह्मदंडीय मूलं तु पिष्टं तण्डुलवारिणा स्फुटिताहन्ति लेपेन गंडमाला न संशयः। तो तंडुलोदक से ब्रह्मदंडी मूल अगर लेप करते हैं तो स्फुटिताहन्ति लेपेन, तो गंडमाला स्फुटित इस प्रकार की हो जाती है। सिर्फ बात यह है कि ये अगर इस प्रकार से फूट जाती है तो ये सुधारने के चांसेस होते हैं या बिगड़ने के चांसेस होते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उस लड़के में तो ये फूट के कम हो गए थे, लेकिन सभी में ऐसा होगा ऐसी बात नहीं है इस प्रकार से। तो ब्रह्मदंडी मूल भी स्फोट करने वाला है, तो शायद गोरखमुंडी का ही ज्यादा प्रयोग करेंगे, गोरखमुंडी का लेप और गोरखमुंडी सिद्ध जल इस प्रकार से वो दे देंगे। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ अभी कैंसर में तो प्रयोग करूंगा इसका। गंधकम सूतकम तुल्यम अर्क क्षीरेण सैंधवम पिष्ट्वा च कांचनी मूलम लेपोयम गंडमालिकाम अदृश्य स्फोटयत्याशु अदृश्य मुंडी द्रावेण पेषितम तन्मूलम लेपयेत् तत्र त्रिसप्ताहम प्रशांतये। ब्रह्मदंडी मूलम, मुंडी नहीं, ब्रह्मदंडी मूल। ब्रह्मदंडी नाम की एक वनस्पति है, क्षुप है। गौतम सर के प्रयोग में थी ज्यादा, लेकिन मैंने तो नहीं प्रयोग की है। वैसे गोरखमुंडी भी उनके प्रयोग में थी, और गोरखमुंडी का प्रयोग करने वाले काफी लोग हैं। राइटिंग मिस्टेक। तो ये मूल है इस प्रकार से। तो गंधक, पारत, अर्क क्षीर और सैंधव इस प्रकार से पिष्टवा कांचनी मूलम, और फिर कांचनी मूल यहाँ फिर हर तरह का मूल लगता है। लेपोयम गंडमालिका अदृश्य स्फोट इत्याशु मुंडी द्रावेण पेषितम। तो अदृश्य अगर इस प्रकार की है तो भी उसको वो स्फोट कर देती है। अदृश्य है, अदृश्य है, अदृश्य ही है पाठ। गंधक, पारद, सेंधा नमक, कांचनी, कांचनर की जड़ या हल्दी की जड़, गांठ। हाँ, संभाग इन सबों को एकत्र करके पारद गंधक की कजली बनावे, बाद में सेंधा नमक तथा कांचनर की जड़ का चूर्ण मिलाकर खरल में मंदार के दूध के साथ घोट कर लेप तैयार कर गंडमाला के ऊपर लेप लगावे। इस लेप को लगाने से अदृश्य गंडमाला फूट जाती है। इसके बाद गोरखमुंडी की जड़ गोरखमुंडी के स्वरस या क्वाथ से 3 सप्ताह भावित कर गंडमाला के व्रण शांति के लिए लेप करे। तो परागंध की कजली बना के उसमें ये वाक्य डाल के करेंगे तो लेप अदृश्य स्फोट इत्याशु, अदृश्य अगर है तो भी उसका स्फोट करा देती है। अभी ये तो एक्सटर्नली फील होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर या नेक ग्लैंड या एक्सियल ग्लैंड्स जो है वो बाहर से फील होते हैं। और लिम्फोमा के जो केसेस है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एनएचएल या फिर हॉजकिन्स लिम्फोमा, इन दोनों में ये लिम्फेडिनोपैथी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन ये फूटने से शायद
तकलीफ होगी ऐसा लगता है, तो गोरखमुंडी का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो ऊपर वाला योग है ये शायद ट्यूबरकुलर के बारे में सोचेंगे कि यहाँ सभी प्रकार के कैंसर में कोई इरमुंगली घृत का प्रयोग किया जाता है, ऐसा सुना है। ये क्या वनस्पति है सर, आपका इसका कोई अनुभव है क्या? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो नहीं, मुझे पता नहीं है। उनके शिष्यों में से किसी को पूछना पड़ेगा अगर ये क्या है इस प्रकार से। और मैंने पहली बार सुना। उसमें बात हो सकती है कि उसके जो रुक्मिणीकर महाराज है उनसे कुछ योग प्राप्त है गुरुवादेश करके, तो पता नहीं चलेगा, तो ग्रंथों में से होगा नहीं होगा इस प्रकार से। और वैसे काफी अलग अलग दवाइयां उसके प्रयोग में है। तो ये थोड़ा इरिमुंगली का गुर्त का मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनती है कि ये अगर लिम्फेडेनोपैथी किस के जरिए है ये पता नहीं चल रहा इस प्रकार से। कभी कभी बच्चों में बस्ती भी इसकी देते हैं, उनके शिष्य सभी कैंसर में इसका प्रयोग बताते हैं। ओके, बस्ती भी देते हैं, तो मिलता है तो देखेंगे। और क्या वनस्पति क्या है, एक है या अनेक मस्त वनस्पतियों से बन रहा है, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर ये पता चलता है उसके बारे में तो कुछ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हाँ, मैं बात कर रहा था लिम्फेडेनोपैथी जो है वो काफी मरीजों में बच्चों में भी होती है। और जनरली अग्नि सुधर जाए या फिर बाकी तकलीफें कम हो जाती है, तो ये कम होती है। इसमें ज्यादातर वसंत कल्पना का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है, लघु मालिनी, मधु मालिनी, स्वर्ण मालिनी इस प्रकार। तो राजयक्ष्मा को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करना ऐसा होता है। तो 4-5 बरस के बच्चे में भी ये इस प्रकार की लिम्फेडेनोपैथी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं दिखती है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। पिष्ट्वा जयपाल पत्राणि स्वरसेन ततो वटी छाया शुष्का तथा लेपात गंडमालाम विनाशे। तो ततो वटी का जयपाल की ही वटी बनानी है, तो पत्तों का जयपाल के स्वरस के साथ पीसकर वटी बनाए, तो जयपाल के पत्तों के ही बनावे इस प्रकार से। और छाया शुष्क कर शीशी में रख ले। इस वटी को जल के साथ परस्पर पत्थर पर घिस कर लेप लगाने से गंडमाला को नष्ट करती है। तो ये भी थोड़ा सा आसान है। जेपाल का पत्र मिलना मालूम नहीं अभी कितना मिलता है। ऑक्सीपिटल लिम्फेडेनोपैथी इन चिल्ड्रेन इज कॉमन इन क्रॉनिक कोल्ड। लेकिन ऑक्सीपिटल यानी कि गर्दन के पीछे वहां पे होगी शायद। ये मैंने ज्यादा नहीं देखे था, ऑक्सीपिटल लिम्फेडेनोपैथी नहीं देखी है मैंने। क्रॉनिक कोल्ड, ओके। तो ठीक है, मुझे लगता है कि जयपाल के पत्र अगर मिल सकते हैं तो ये वटी बनाना आसान इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ठीक है। हेमतारुयुतं सूतं तालकं क्षीरमर्दितं क्षौदरे तिलानां तैलेन प्रस्फुटं दन्तदार्ढ्यकृत्।
तो सुवर्ण, रौप्य, पारद, तालक ये सब क्षीरमर्दित और क्षौद्रे तिलानाम तैलेन तिल तेल के प्रस्विन्नम। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, पारद तथा हरताल सबको गाय के दूध के साथ खरल में मर्दन कर रोटी बना ले और इसे सुखाकर तिल के तेल में दोला यंत्र के द्वारा स्वेदन कर शहद भरे पात्र में डालकर तथा मुख बंद कर रख दे। इसके बाद उसमें से एक एक बट्टी प्रतिदिन चलदंत रोग में सेवन करे। तो तिलानाम तैलेन प्रस्विन्नम, तिल तेल में उसको विन्न करना है और फिर शौद्र में डाल के रखना है, ऐसा बताया है। और फिर उसको चूसना ठीक रहेगा मेरे ख्याल में, सेवन करें तो दृढ़ दंत के लिए ठीक है, बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेंटिस्ट में ऐसा हुआ है कि मैकेनिकल सॉल्यूशंस ही है सभी, मूल रूप से उपचार कहीं भी नहीं है। तो हमें इसमें प्रयास करने पड़ेंगे मूल रूप से उपचार करने के लिए और सफलता हो सकती है इस प्रकार से। दंतधारण प्रसिद्ध्यर्थम गुटिका देहि सर्वदा रसस्य धातुबद्धस्य चालनं घर्षणं तथा रुप्यादिचूर्णमादाय पिष्टिं साधय यत्नतः निम्बुमध्ये विनिक्षिप्य दिनानां पञ्चधारय तालचूर्णं समादाय भानुदुग्धेन भावयेत् तन्मध्ये गुलिकां क्षिप्त्वा पच्चस्व तिलतैलके दोलायन्त्रे निबध्येनां यन्त्रेण दिवसत्रयं। बापरे। मलापकर्षणं कृत्वा मधुभाण्डे निधापयेत् मुखे धारय दन्तानां दार्ढ्याय गुटिकामिमाम्। ये और भी बड़ा पाठ है। रुप्यादिचूर्णमादाय पिष्टिं साधये यत्नतः। रुप्यादि चांदी, वंग, नाग, जस्द और धातुओं के में किसी का एक या अनेक धातुओं का भस्म लेकर तथा संभाग शुद्ध पारद के साथ घोट कर कज्जली बना ले तथा कज्जली को बड़हर के रस के साथ मर्दन कर पिष्टी बना ले। इसके बाद जंबीरी नींबू के बस मध्य में रखकर 5 दिन तक रहने दे। कैसे नींबू मध्ये निक्षिप्य दिनानां पंचधारय। इसके बाद पिष्टी को निकाल कर तथा घोट कर छोटी छोटी गुटिका बना ले। इन गुटिकाओं को शुद्ध हरताल तथा मंदार के दूध के साथ कलक से घिसकर तथा सुखाकर तिल के तेल में 1 प्रहर तक पचन करे। ये तिल तेल में पचन करना उसका क्या होता होगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर तक तिल तेल में पचन करना तो तेल तो उबलता रहेगा। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर गुटिका को निकालकर तथा स्वच्छ वस्त्र में बांधकर एक पात्र में एक कांजी भरकर उसमें दोला यंत्र के द्वारा
मलाप्रकर्षण के लिए स्वेदन करें। 3 दिन तक स्वेदन कराएं। करने के बाद प्रक्षालन कर चीनी मिट्टी के चीनी मिट्टी के पात्र में रखकर इसमें शहद भर दे और पात्र का मुख बंद कर रख दे। जब किसी मनुष्य को रात में दर्द हो तो उसमें ये गुटिका निकालकर दांत के नीचे या दांत के समीप में रखे और चूसते रहे। इस प्रकार सेवन करने से दांत का दर्द नष्ट हो जाता है। मुखे धारे दंतानाम दारणाय गुटिकामिमाम। यहाँ तो दारणे के लिए ही बताया है, सिर्फ दर्द के बात नहीं की है यहाँ पे। इस प्रकार से सेवन करने से दांत का दर्द नष्ट हो जाता है। दोला यंत्र, एक घड़ा के मुख में एक लंबी लकड़ी या लोहा की लड़ रस देते हैं। उस छड़ में स्वेद्य द्रव्य को कपड़ा में बांधकर लटका देते हैं। पात्र में जल या औषधीय दृश्य गले तक भर देते हैं। पात्र में कपड़े की पोटली इस प्रकार लटकाते हैं कि पोटली पात्र के तल को स्पर्श न करे। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से स्वेदन करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन धातुबद्ध रसगुटिका, ऐसा नाम इसको हिंदी में दिया है। तो पहले एक नींबू के रस में करना है 5 दिन तक। फिर तालचूर्ण और हरताल और अर्क दुग्ध इसके भावना देनी है। और फिर तिलतेल में पचन करना है। उसके बाद में दोला यंत्र में कांजी के साथ पचन करना है और फिर मध भरे पात्र में रखना है और धारण करनी है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो दवाइयां हैं वो बना के कोशिश करनी चाहिए। अभी कुछ बीएमएस छात्राएं ऐसे हैं कि जिनके पति डेंटिस्ट है और उनको आयुर्वेद में भी रुचि है, ऐसा नहीं है कि रुचि नहीं है। तो मेरे पास एक बनश्री पाटिल थी लड़की, उसका भी पति डेंटिस्ट है। श्रद्धा शालगर का पति राकेश, ये भी डेंटिस्ट है। और भी मिलेंगे शायद। तो इन सभी को इकट्ठा आके इसके बारे में कुछ सोचना है कि इस प्रकार से अगर कुछ दवाइयां बनती है और फिर उनका प्रयोग उन्हीं के क्लिनिक में कुछ हद तक होता है तो बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे पास डेंटिस्ट के मरीज आने की संभावना बहुत ही कम रहती है और आते हैं तो इमरजेंसी के लिए आते हैं, इसी प्रकार से देखा जाता है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचे। शिरस्तोदा चतुर्होक्ता दोषै सर्वास्र जंतुभिः कंपश्चार्धाव भेदश्च सूर्यावर्तोपि शंककः। तो अभी शिर रोग शुरू कर दिए। शिरस्तो तोदाश चतुर्थ होता 4 प्रकार के हैं। दोषै सर्व अस्र जंतु भी, दोषों से सभी दोष रक्त और जंतु कृमि के हिसाब से। कंपाश अर्थावेदश्च सूर्यावर्तोपि शंख कहा, अर्थात शिर रोग चिकित्सा। तो ये बड़ा अजीब है कि केवल नाम बता देते हैं और फिर डायरेक्ट चिकित्सा के ऊपर उतर आते हैं। गिरिकर्णी फलम मूलम सर्जम नस्यमाचरेत् मूलं वा बन्धयेत् कर्णे निहन्ति अर्धशिरो व्यथाम्।
ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो गिरिकर्णी मूल गोकर्णी अपराजिता, उसका नस्य पानी में घिस कर सजल सजल नस्यम आचरित मूलम व बंधयत करणे, और केवल मूल को कान में बांधने से भी अर्धशिरो व्यथा दूर होती है। ये आसान है। नस्य भी ठीक है और ये भी ठीक है इस प्रकार से। कितनी बार लगे? 7-5 दिन। गुड़म करंच नस्य नष्टम उष्ण जलैर्हितम। करंज बीज और गुड़, ये नस्य, ये भी आसान है। मरीचम भृंगजैर्द्रावैः लेपोयम हन्ति ताम्रुजम। तो ये शायद बना के रख सकते हैं। मरीच को भृंगराज रस की भावना देके फिर लेप लगाने के लिए बता सकते हैं। कफ प्राधान्य है तो ये काम करेगा। मृतसूताभ्रकम तीक्ष्णं कांतं ताम्रम मृतम समम स्नुहि क्षीरैर्दिनं मर्द्यं पिंडम तन्माशमात्रकम सप्ताहात् सूर्यावर्तादीन शिरोरोगान् विनाशेत्। सप्ताह मृतसूताभ्रकम, तो पारद भस्म, रस सिंदूर, अभ्र तीक्ष्ण लोह, कांत लोह, ताम्र, ये सब मारित इस प्रकार के मृत समम। स्नुहि क्षीर दिनम मर्द्यम, एक दिन स्नुहि क्षीर की भावना देनी है। पिंडम तन माश मात्रकम, और एक माश है इतनी मात्रा में। सप्ताह सूर्यावर्ता दिन शिरोरोगान विनाशे, तो एक हफ्ते में सूर्यावर्त वगैरह को नाश करता है, शिरोरोग को नाश करता है। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है बनाने के लिए। कुंकुम मधुयष्टि च सिताकृत गुणोत्तरम सप्ताहेन कृते नस्य दाहम हन्ति शिरोरुजा। तो कुंकुम, केशर, मुलेठी, मधुयष्टि, सीता मधु गुणोत्तरम, ये 2 भाग, मिश्रित 3 भाग और घृत 4 भाग। सप्ताह ने कृते नस्य, तो एक सप्ताह नस्य करने से दाह और शिरोरुजा का नाश करता है। तथा खरल में घोट कर शीशी में नस्य रख ले। यह 2 यह योग नस्य में देने से। तो वैसे घृत कुंकुम शर्करा ये तो है, इसमें मधुयष्टि भी एक एडिशनल है। और प्रमाण अलग है, 1 2 3 4 इस प्रकार का। तो मधुयष्टि का चूर्ण ही डालना पड़ेगा, मालूम नहीं। शायद सिद्धघृत भी बना सकते हैं। मैं तो केवल कुमकुम घी में घिस कर उसमें थोड़ा शर्करा डाल के उसका नस्य कर बताता हूँ। ये काफी अच्छा काम करता है शिर रोग में, शिर रुजा के लिए, इस प्रकार के। ठीक है, इसको भी थोड़ा देखेंगे।
शिगुरुपत्र रसैर्मर्द्यं मरीचन चार्ध शूलन। ये फिर से उसी प्रकार का आया। शिगुरुपत्र, हाँ शिगुरुपत्र है, वहाँ भृंगराज पत्र था। ये भी आसान है थोड़ा सा। मरीच और शिगुरु ये कफ प्रधान में ही काम करेगा, लेकिन कुंकुम घृत संयुक्तम नस्याद हंति शिरोरुजम। तो सिर्फ कुमकुम का भी प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है घृत के साथ। कुमकुम अच्छा पाना, ये एक सही पाना, ये भी एक थोड़ी मुश्किल की बात है। जैनों के मंदिरों में कुमकुम मिलता है और वो शुद्ध रहता है, तो वहां से खरीदे। यहाँ पुणे में जनसेवा करके एक था, वहां का केशर अच्छा रहता था, कुमकुम अच्छा रहता था। और अगर कश्मीर वगैरह से ला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। स्पेन का केशर वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, तो स्पेन का केशर मिलता है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हमारे हिसाब में कश्मीर का ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, अगर आपको सही मिलता है तो। पारदम मर्दयन निष्कम कृष्ण दुस्तुरजैद्रवैः नागवल्लीदलैर्वाथ वस्त्रखण्डं प्रलेपयेत् तद्वस्त्रं मस्तके वेष्ट्यं धार्यं व्यामत्रयं बुधैः यूकाः पतन्ति निःशेषाः सलिक्षा नात्र संशयः। हम्म। तो एक पारद, एक निष्क, कृष्ण धतूर द्रव और नागवल्ली दल दल अथवा नागवल्ली दल, ठीक है, सिर्फ पारद ही है। वस्त्रखंडम प्रलेपयत, और उसका लेप वस्त्र को देना है। तद्वस्त्र मस्तके वेष्ट्यम, और उसका वेष्टन करना है सिर को। धार्यम यामत्रम त्रयम बुधई, और एक 3 याम तक उसका धारण करना है। युका पतंती निश्शेषा सलिक्षा नात्र संशया। युका और लिखा ये दोनों निश्चित रूप से चले जाते हैं। तो ये कुछ लोगों में ये समस्या होती है, युका और लिक्षा, और बार बार होते रहते हैं। तो ये अच्छा योग है, सिर्फ पारद का ही है। 4 मासा 3 ग्राम। सीताफल के बीजों का इस प्रकार का एक प्रयोग आया है युकालिक्षा के लिए, लेकिन हमारे एक मरीज में उसने ऐसे ही लगाया था, उसकी एलर्जी हो गई, और ये फिर बड़ी तोहमत आ गई, उसको ठीक करने में काफी दिन लगे। तो इन सभी प्रयोगों में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ तो नागवल्ली स्वरस आसानी से मिल जाएगा, कृष्ण धतुर का भी मिल सकता है, लेकिन नागवल्ली का तो आसानी से मिल जाएगा। और केवल पारद ही है। और 3 ग्राम ये भारी होने से कारण ज्यादा तकलीफ वाला नहीं होना चाहिए। और वस्त्र को लेप लगा के वो वेस्टर्न उसका करना है, ये थोड़ा अलग है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा करके देखे, थोड़ी देर तक रखे। अगर कुछ तकलीफ नहीं होती है तो ही आगे इस प्रकार से बढ़े। तो युकालिक्षा, और इसमें भीतर कृमि चिकित्सा करनी जरूरी होती है। युकालिक्षा में केवल बाह्य प्रयोग से नहीं काम होगा, भीतर पेट में भी कृमि होते हैं और उनकी चिकित्सा करना भी जरूरी इस प्रकार का होता है। जैसे इंद्रलुप्त में भीतर चिकित्सा में कृमि चिकित्सा होना आवश्यक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखना पड़ेगा। कंटकारी फल रसैः तैलम तुल्यम विपाचेत जया पुष्प द्रवैर्वाथ तल्लेपो दारुण प्रणुत। तो ये भी बड़ी समस्या है। तो कंटकारी फल रस, उसका काढ़ा बना के उसका तेल सिद्ध करे, अथवा जया पुष्प द्रव,
और तल्लेपः सिद्धगुरुत को मोगली एरंट के नाम से मिलता है सर। मोगली एरंट, ओके। मोगली एरंट तो प्रख्यात है थोड़ा सा, तो केवल उसी का गुरुत्व बनाते हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। कंटकारी का रस तथा तिल का तेल संभाग लेकर पकावे, अथवा जपा पुष्प, जयंती पुष्प, जया पुष्प, जयंती पुष्प का रस तथा तिल तेल लगभग यह लेप सिर पर लगाने से दारुण रोग नष्ट होता है। लेप कैसा होगा? ये तो तेल ही होगा, तो तेल का अभ्यंग थोड़ा सा करना है। तो ये भी आसान है, कंटकारी मिलती है काफी। अभी ये जो दारुण का है डैंड्रफ, ये बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और त्रिफलादि तेल करके एक शायद क्षारंधर में पाठ है, उसको हम प्रयोग करते हैं, मिलता भी है और बनाया भी है। और दूसरा जो है वो अभी याद नहीं नाम नहीं याद आ रहा, काफी कॉमन है। नीलीभृंग, नीलीभृंग्यादि तेल, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। तो काफी लोगों में फायदा होता है इसका, लेकिन इसमें अभ्यंतर चिकित्सा भी जरूरी इस प्रकार की रहेगी। और मेरे ख्याल में आयुर्वेद वैद्यों के ब्यूटी क्लिनिक होने चाहिए, और रेगुलर हिस्ट्री लेके चिकित्सा करे, चाहे तारुण्य पिटिका या युवा पिटिका या फिर ये पालित्य खालित्य वगैरह वगैरह, ये व्यंग और बाकी इस प्रकार के रोग, तो जिसमें अभ्यंतर चिकित्सा का रोल मुख्य रहेगा, निदान करके और फिर परहेज वगैरह के बारे में बता के। और बाह्य के लिए, बाह्य उपयोग के लिए भी हमारे पास काफी मटेरियल है, सिर्फ देखना यह है कि ये प्रयोग में कैसे लाएंगे इस प्रकार से। नहीं, जयपाल पुष्प तो नहीं लगता है। जया जयंती ऐसा इन्होंने किया है, और जया भंगा एक है। लेकिन पता नहीं कौन सा है यहाँ पे। तो ऐसा है थोड़ा सा कि इसके बारे में यह भी हरीश पाटणकर का केशायुर्वेद फ्रेंचाइजी इस प्रकार का है, और काफी फ्रेंचाइजी दे चुका है इस प्रकार से। तो ये एक बात हो सकती है कि पैसे कमाने हेतु, जिसमें ज्यादा दिक्कतें न हो, सक्सेस रेट अच्छा हो, ऐसा कुछ स्वीकार करे। कोलटकर सर ने भी एक बात बताई थी इस प्रकार की, कि पैसे कमाने हेतु जो है वो अलग करना इस प्रकार से केश वगैरह के बारे में, लेकिन ये भी आसान नहीं होता उतना। फिर भी कैंसर वगैरह के हिसाब से तो ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। और जिनको वास्तव में जरूरी है ट्रीटमेंट की, कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, एडवांस केसेस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनके बारे में कम दाम में चिकित्सा देते रहना। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं कर सकते हैं। कोटक्कल का आता है शायद, त्रिफलादी मिलता है, त्रिफलादी तेल शायद कोटक्कल का ही है इस प्रकार से। तो एक और इसके बारे में पता नहीं चलता। मेरे पास एक 18-19 बरस की लड़की आई थी,
और बालों के प्रॉब्लम थे, बाल गिरते थे वगैरह ऐसा कुछ था। तो मैंने उसको तेल दे दिया, मैंने कहा कि ये तेल बनाते हैं, तेल लगाओ। और फिर देखेंगे बाद में। तो फिर वो थोड़ा झिझकने लगी और फिर मैंने पूछा तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तो वो बोली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है क्या? मैंने कहा ट्रीटमेंट होती है। लेकिन पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और फिर परहेज के बारे में भी बताएंगे और ऊपर लगाने के लिए क्या देना है, नस से क्या करना है वगैरह, ये सभी बातें बताएंगे। तो बोली ठीक है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो मैंने सोचा था कि मेरे उस समय में 300 रुपए की कंसल्टिंग फीस थी और काफी ज्यादा थी उस जमाने के हिसाब से। तो मैंने सोचा था कि इतने पैसे देकर कौन मरीज बालों के लिए आएगा। कोई आवश्यकता नहीं रह पड़ेगी। लेकिन उसकी शादी तय हो चुकी थी और उसका टेंशन था उसको कि बाल मेरे गिर रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसलिए वो पूरी ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, उसमें पूरी ट्रीटमेंट ले ली और वो ठीक ही भी हो गई, वो भी एक अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये भी किसी की जरूरत इस प्रकार की होती है। तो अभी हमारे यहाँ काफी स्त्री वैद्य है, प्रैक्टिशनर्स। और कुछ ऐसे भी है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर उनका पति प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद का तो उसकी मेन ट्रीटमेंट रहती है और ये कुछ मरीजों को देखती है, इस प्रकार से ज्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था में ये जो कॉस्मेटिक क्लिनिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अभी कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। मैंने अभय कुलकर्णी से एक बार सुना था, जब उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नई नई इस प्रकार की थी, शुरुआत ही थी। तो उसकी पत्नी राजश्री के बारे में उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट का ऐलान किया था और वो सभी कर्जा उठा के ही करना था। लेकिन उसमें एक बड़ा आईना लगाया उस ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए और उसके लिए काफी खर्चा किया। लेकिन उसका कहना था कि ये इतना बड़ा आईना होने से अच्छा लगता है और लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ज्यादा लोग ट्रीटमेंट लेते हैं इस प्रकार से। और उसका कहना सही निकला। उसने तुरंत ही प्रैक्टिस में पिकअप कर लिया, वो खुद भी प्रैक्टिस करता था, राजश्री भी प्रैक्टिस करती है। तो हम इसके बारे में सोचते नहीं है ज्यादा कि ब्यूटी क्लिनिक ये बात हो सकती है नहीं हो सकती है। अभी शैलेश मालेकर, मुग्धा, ये भी इस प्रकार का ब्यूटी क्लिनिक के बारे में कर रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस है ही, खुद मुग्धा इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो उन्होंने भी एक उसकी एक कुर्सी बनाई है हाई फाई इस प्रकार की। और ये ट्रीटमेंट जो करनी है, लोकल ट्रीटमेंट, वैसे हिस्ट्री लेना, दवा भीतर दवा देना, ये भी सभी बातें हैं। तो इसमें काफी स्कोप है आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए। और थोड़ा कैंसर वगैरह के जरिए आसान होगा। लेकिन फिर भी बहुत आसान है ऐसी बात नहीं है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ती रहती है लोगों की। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये कंटकारी सिद्ध तेल, ये एक बार करके बना के रखते हैं और लगाने के लिए देते हैं। सिंपल है वैसे, और कंटकारी तो मिलती है, कंटकार मिलने का प्रॉब्लम। विनिशा नवनीतेन लेपाद्वा खंडकेशनुत। खंडकेश तो हरिद्रा और दारू हरिद्रा नवते नवनीते न लेपात। तो नवनीत के साथ लेप करने से बाल टूटते हैं, उसके लिए अच्छा है। तो ये भी अच्छा है, सिंपल है। एक नामल सर के यहाँ अजीब अनुभव।
निकला था। ऐसी एक युवती को उन्होंने तेल लगाने के लिए बोला था। तो वो बोली नहीं नहीं, उससे बहुत चिपचिप हो जाता है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो नानल सर ने जवाब दिया, आप उतना तेल लगाएंगे चिपचिप होने वाला तो होगा ही चिपचिप। अगर थोड़ा ही तेल लगा के मूल तक पहुंचे तो चिपचिप नहीं होगी, फायदा होगा इस प्रकार से। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला इस प्रकार का है। और दूसरी बात ऐसी होती है, कई लोगों में तेल लगाने से बाल ज्यादा गिरते हैं। ये भी देखा जाता है। तो मूल रूप में वो उसके मूल जो है बालों के, वो सशक्त नहीं है, और थोड़ा तेल लगाने से शिथिल हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो शुरू में होता है, बाद में एक बार मूल पक्के हो जाए तो फिर गिरते नहीं है। तो उसमें एरंडी के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे सेंटेड एरंडी का तेल भी मिलता है, नहीं तो हम सिद्ध करके ले सकते हैं। उसमें ज्यादा चिकनाहट है, तो ये बालों का गिरना कम होता है, और बाद में नीली भृंगादी वगैरह इस प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा मंतव्य है कि इसके बारे में हम जरूर सोचें, और एक फील्ड आयुर्वेद के लिए अच्छा इस प्रकार का है, और नेचुरल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। कॉस्मेटिक्स जो बनानी है वो नैसर्गिक कॉस्मेटिक्स इसी प्रकार की बनानी है। और उसके लिए पूरे विश्व भर में मार्केट है। वैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है भी इस प्रकार के। तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की हो सकती है। जाति पुष्पदलम मूलम कृष्ण गोमूत्र पेशितम लेपोयम सप्तरात्रेण दृढ़केशकर परम। तो जाति पुष्प और पत्र, और मूल कृष्ण गोमूत्र पेशितम, ये जरा अजीब है। कृष्ण गाय होनी चाहिए काले वर्ण की, और उसके गोमूत्र में पेशित लेपोयम सप्तरात्रेण दृढ़केशकर परम। तो बालों की गिरने की समस्या ये काफी कॉमन इस प्रकार की है। सिर दर्द, सर्दी की समस्या होना बताया था, ऐसा होता है, हो सकता है। ज्यादा ठंडा है तो हो सकता है। वैसे कुमारी में मेथी डाल के भी तेल बनाया जाता है। कुमारी को थोड़ा छेद देना और उसमें मेथी डाल देना, बांध के रखना, 2-3 दिन में मेथी अंकुरित हो जाती है। और फिर उसका कल्क और कोपरे का तेल, पानी, ऐसा तेल सिद्ध करते थे, हम भी करते थे। और मेरी माँ ने शुरू किया था, तो काफी लोगों को अच्छा परिणाम उसका निकल आता है। लेकिन उससे भी कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा देखा था। तो कोरफड वैसे ही शीत है, लेकिन ये भी आसान है बनाने के लिए। तो कुछ लोगों को अगर इस प्रकार की तकलीफ है तो थोड़ा अभ्यंतर चिकित्सा के बारे में सोचे, नस्य के बारे में सोचे। वैसे अणुतेल का नस्य सभी में हम देते हैं, या पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देते हैं। तो उससे काफी अच्छा होता है। तो ये जाति पुष्प दल का भी लेप ठीक है, ये ज्यादा तकलीफ वाला नहीं है। और सिर्फ ये कृष्ण गोमूत्र पेशितम, ये थोड़ा अजीब है। खास करके काली गाय होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोकण में एक काली गाय है इस प्रकार से। एक ही है लेकिन, तो उसका मूत्र अलग तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा। तो शायद इसके बारे में कुछ बात हो सकती है। ठीक है, आज रुकते हैं। कल यहाँ मालूम नहीं, प्रोसेशन अगर सुबह तक चलती है
तो बहुत ही शोर होगा। लेक्चर लेना मुश्किल नहीं होगा। अगर प्रोसेशन बंद हो जाती है तो फिर जरूर करेंगे। तो देखते हैं सुबह 6:15 बजे तक क्या हाल है, और अगर ठीक है तो कर लेते हैं। तो मैं जीएसवीसी पर मैसेज डालूंगा अगर शोर ज्यादा है तो, नहीं तो कर लेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति